ये थोड़ी था। दिगु समास यहीं थे ना। दिगु समास में सर सहस्त्रास्त्र का विच्छेद क्या होगा? सहस्त्र प्लस अच्छी। एक तो पहले शब्द ही अशुद्ध लिख कर आते हैं। ये मैंने 4 बार तो समझा दिया ये शब्द आपको। इसमें से आधा होता है, रे पूरा होता है, त्रय नहीं होता है, त्रय त्रिशूल नहीं होता है। सहस्त्र प्लस अक्ष, अक्ष में मूल शब्द होता है अक्षी, ठीक है। सहस्त्र का अर्थ होता है हजार, ठीक है। इंद्र का पर्यायवाची हुआ करता है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण हुआ करता है। अब इतनी बड़ी चिट्ठी आई है यार, ये क्या है? ओ भगवान, विसर्ग संधि क्यों है साहब? ये कल भी बताया था मैंने। फिर ये कौन कौन है? ये व्यक्तिगत पूछ लेना मेरे से। 4 बार तो मैं समझा चुका हूँ, वे प्रश्न बार बार मेरे सामने आ रहे हैं। थोड़ा ज़्यादा करवाओ साहब कोर्स को, हैं? जल्दी करवाओ कोर्स को। कहाँ जाओगे? अभी तो सरकार को ही जल्दी नहीं है, तुम्हें क्यों जल्दी है? पिछली बार होली पे 10 महीने की छुट्टी थी, दिमाग मत लगाओ गलती से। पिछली बार होली पे 10 महीने की छुट्टी थी, है ना। दिगु समास, दिगु की चर्चा की थी सामान्य सी, ध्यान दो। 2 गायों का समूह दिगु कहलाता है। 2 गायों का समूह दिगु कहलाता है, दिगुई समास है, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था दिगु के बट में संख्यावाची पद आए और एक पद संख्यावाची। दोनों पद संख्यावाची होते हैं, संख्याएं समान होती हैं तो अव्ययभाव, संख्याएं समान होती हैं तो द्वंद्व समास। धुंधला से आदि संख्याओं का खेल है, याद रखना। दोनों पद संख्यावाची होते हैं और संख्याएं समान होती हैं तो अव्ययभाव समास का उदाहरण होता है। संख्याएं असमान होती हैं तो द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। एक पद संख्यावाची और पद अद्वितीय तो बहुब्रीहि का उदाहरण होता है। एक पद संख्यावाची होता है और पद अद्वितीय, अद्वितीय मतलब जिसके समान कोई दूसरा नहीं है, वह अद्वितीय, यूनिक जिसे आप कहते हैं, ठीक है। जिसके समान कोई दूसरा नहीं होता वह हमारा क्या होता है? अद्वितीय। तो यदि कोई पद अद्वितीय बनता है तो वह सिर्फ और सिर्फ बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है, अन्य किसी भी समास का कोई नियम उसके ऊपर लागू नहीं होता। तो एक पद संख्यावाची और पद अद्वितीय तो बहुब्रीहि। तो दिगु के पास क्या बचा? एक पद तो संख्यावाची होता है और दोनों पद मिलकर किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, वहां हमारा दिगु समास होता है, ठीक है। उदाहरण समझते हुए चलेंगे, लिखेंगे आप दिगु समास। जिस समास में एक पद संख्यावाची हो, जिस समास में एक पद संख्यावाची हो और दोनों पद मिलकर किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हों, दोनों पद मिलकर किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हों, उसे दिगु समास कहते हैं। समूह या समुदाय का बोध कराते हों उसे दिगु समास कहते हैं। परिभाषा याद रखनी है। एक पद संख्यावाची होता है, दोनों पद मिलकर समूह या समुदाय का बोध कराते हैं। कौन सा पद प्रधान होता है? कौन सा पद प्रधान होता है दिगु में? कौन सा? दूसरा पद प्रधान होता है। ये मैं 4 पंक्ति आपको लिखा चुका हूँ। तत्पुरुष का भेद है, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय और दिगु दोनों किसके भेद है? तत्पुरुष के। अब जब तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान है तो इसमें भी दूसरा पद प्रधान होगा। ये बात हम ऊपर लिख चुके हैं, इसलिए यहां चर्चा इसकी नहीं हुई। जैसे
शुरू यहां से हुआ था। जैसे दिगु, जैसे दिगु, दो गायों का समूह, दो गायों का समूह या दो गायों का समाहार। वहां दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ हो मिल सकता है आपको, समूह भी मिल सकता है और समाहार भी मिल सकता है, दोनों में से वहां कुछ भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, याद रखना। दो गायों का समूह या दो गायों का समाहार, इन दोनों का मतलब एक ही हुआ करता है, चाहे तो ये लिखा हुआ मिले या ये लिखा हुआ मिले, दोनों में से वहां कुछ भी हो सकता है। ठीक है। दोपहर, दो पहरों का समूह, दो पहरों का समाहार, दो पहरों का समूह, दो पहरों का समाहार। पहर कितने होते हैं? पैर कितने होते हैं? पैर कितने होते हैं? 8। 8 पैर होते हैं। 3 घंटे का एक पैर होता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 3 घंटे का एक पैर होता है। बच्चे जब बहुत अधिक शरारत करते हैं तो माताएं अक्सर ये कहती हुई पाई जाती हैं कि आठों पैर डोलता रहता है, पढ़ता लिखता कुछ है नहीं। तो फिर खाता और सोता कब है? इतना झूठ बोलने का अधिकार हिंदुस्तान में सुरक्षित है, माताएं बोल सकती हैं। याद रखना, 3 घंटे का एक पहर हुआ करता है। तो दो पहरों का समूह या दो पहरों का समाहार, दोनों में से कुछ भी वहां लिखा हुआ मिल सकता है। दुपट्टा, दो पटों का समूह, दो पटों का समाहार। पट बोलते हैं, पट बोलते हैं, पट बोलते हैं, पट बोलते हैं किनारे को, पट बोलते हैं किनारे को, पट बोलते हैं किवाड़ को। किवाड़ भी होता है, किनारे भी होता है। ठीक है। पट बोलते हैं किनार को और पट बोलते हैं किवाड़ को। दो पटों का समूह, दो पटों का समाहार। ठीक है। हमारे जितने भी पुराने मकान हुआ करते हैं 25-30 साल पहले के, उनको आप ध्यान से देखना, दो ही पट होते हैं उसमें। आज एक आ गया। ठीक है। दो पट जिसमें होते हैं, दो ही पट जिसमें होते हैं, वह सामूहिक परिवार की निशानी हुआ करती है, संयुक्त परिवार की निशानी हुआ करती है। और जिसमें एक पट होता है वो एकल परिवार की निशानी हुआ करती है। पिछले 25-30 साल से ही परिवार अलग अलग होने लगे, एकल परिवार का जन्म हुआ। यह मकान बहुत कुछ कहता है, यह मकान बहुत कुछ कहता है। आज देखते ना, एक ही पट खुलता है, बस अकेला ही रहे, तू और तेरे बच्चे, इसके अलावा कोई नहीं उसमें। होता है क्या कोई? दादा दादी के लिए भी जगह नहीं होती। वास्तविकता पहले बुजुर्ग ये कहा करते थे कि कहीं भी भटको, सारा दिन कहीं भी काम करो, कहीं भी कमाने जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शाम को पट के समान आकर मिल जाओ। जैसे दो पट आपस में मिलते हैं, ऐसे ही आपको भी आपस में मिलना है। आज भी बुजुर्ग जो होते हैं वो एक पट नहीं बनाने देते, आज भी नहीं बनाने देते। मैंने मकान बनाया 2009 में, वही सिंगल सिंगल सब में, और मकान का काम चल रहा था, जब खाती लगा हुआ था चाचा जी आ गए, सब कुछ चिरवा दिया कि गांव छोड़कर तो यहाँ आ गया, अब यहाँ से भी कहाँ जाएगा? गांव छोड़ के तो यहाँ आ गया, अब यहाँ से भी कहाँ जाएगा? और कितना अकेला रहेगा? ठीक है। तो ये एकल परिवार की निशानी होते। तो पुराने जो मकान होते थे उन सब में दो ही पट हुआ करते थे, दो ही पट हुआ करते थे। ठीक है। तो वो संयुक्त परिवार की निशानी थी। तो हमारा भी मकान हमसे बहुत कुछ कह जाता है, हम समझ नहीं पाते, ये बात दूसरी है। हम आधुनिकता को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। आज शहर में 2 BHK और 3 BHK फ्लैट खरीद लिया, बना लिया, तो कहते हैं सब तरक्की कर ली। यही तो कहा जाता है ना गाँव में, तरक्की कर ली। अरे आपसे 3 पीढ़ी पहले हवेली बनी पड़ी है, क्या तरक्की की आपने? उससे बड़ा बनाओ तो माने, उससे बड़ा यदि आपने कुछ किया तो आपने तरक्की की। नहीं तो 3 पीढ़ी पहले आपके दादाजी ने आपसे बड़ी हवेली तो वहीं ठोक दी। आपने तो ऐसा खरीदा जिसमें छत आपकी नहीं, जमीन आपकी नहीं, अधर में ही झूल रहे हो। वही स्थिति है। तो दो पटों का समूह, दो पटों का समाहार। दुनाली, इसका विग्रह पूछा जाता है। दुनाली का विग्रह आता है, समास का नाम नहीं आता। समास पूछता है तो कोई भी बताता है, सिर्फ विग्रह पूछा जाता है। विग्रह होता है दो नालियों का समूह, एक आपके घर के आगे, एक मेरे घर के आगे। नालियों पे झगड़ा कैसा होता है?
गांव में खोपड़ी तक फूट जाती है कि पानी इधर आया ही कैसे, ये स्थिति होती। और विग्रह होता है दो नलियों का समूह, दो नलियों का समूह, दो नलियों का समाहार। दो नाली बंदूक को बोलते हैं, बैंक के मुख्य दरवाजे पर पाई जाती है। दो नाली लेकर खड़ा रहता है ना, ठीक है। तो दो नलियों का समूह, दो नालियों का नहीं, याद रखना, नालियों का नहीं, नालियों का। इसलिए ये पूछा जाता त्रिफला, तीन फलों का समूह, तीन फलों का समाहार। कई गाइड इसे बहुबरी में ले गई, लेकिन कोई भी पीएससी या बोर्ड इसे दुगु मानती है। यह उदाहरण पूछा गया था पटवार प्री 2016 में, पेपर जाकर देखना मिल जाएगा। 2016 में यह पूछा जा चुका है, दिगु का ही उदाहरण होता है, याद रखना। कई गाइड इसे बहुबरी में लेकर बैठी हुई हैं, ठीक है। होता किसका है? दिगु का होता है। पीएससी या बोर्ड के द्वारा जो माने गए उन सब की चर्चा करूंगा मैं आपके सामने। तो तीन फलों का समूह या तीन फलों का समाहार, दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। त्रिभुज, त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह, तीन भुजाओं का समाहार, तीन भुजाओं का समूह, तीन भुजाओं का समाहार। त्रिवेणी, त्रिवेणी, तीन वेणियों का समूह, तीन वेणियों का समाहार। वेणी बोलते हैं, वेणी बोलते हैं, वेणी बोलते हैं, वेणी बोलते हैं, वेणी बोलते हैं चोटी को, जो महिलाओं के पीछे पाई जाती है, जिसमें तीन लर होती हैं और एक के ऊपर एक इस कदर गुथी हुई होती है, पता नहीं चलता कौन सी दिशा की कौन सी है। हमने इसे राजस्थान जीके में पढ़ा था, ठीक है, हमने राजस्थान जीके में पढ़ा था। त्रिवेणी संगम के तीन नदियों की धारा चोटी के समान आकर मिल गई, पता नहीं चलता कौन सी नदी की धारा कौन सी है, इसलिए हम उसे बोलते हैं त्रिवेणी संगम। संस्कृत में एक नाटक चलता है वेणी संहार, जिसमें द्रौपदी की वेणी का संहार किया गया था, खींचा गया था। तो वेणी बोलते हैं चोटी को, याद रखना, नदी को नहीं, ठीक है। तीन वेणियों का समूह, ये ऐसे शब्द हम चर्चा इनकी कर रहे हैं कहाँ? समास में। और प्रश्न पूछा जाता है पर्यायवाची में, ये याद रखना। इसलिए जैसे बताएं तो चुपचाप लिख दिया करो। ये लिखने की कला मैं आपको बता चुका हूँ कि साइंस वालों के जैसे ही पढ़ना है, जहाँ कुछ मिला वहीं चिपका दिया, आते जाते देखेंगे बार बार तो अपने आप याद होगा। अब आप समास पढ़ रहे हैं तो कोष्टक में आपको चोटी भी लिखी हुई नजर आएगी, तो एक पर्यायवाची अपने आप याद हो जाएगा, अलग पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, ठीक है। आधे से ज़्यादा थानाधिकारी अखबार की वर्ग पहली भरना छोड़ चुके, कुछ ने शुरू की, कुछ छोड़ चुके, किसी ने शुरू ही नहीं की। अभी कौन सी जल्दी, होली के बाद कर लेंगे साहब, 10 महीने की छुट्टी आएंगी, फिर कर लेंगे छुट्टियों में। तो पहली बार आराम कर 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 भारतीय थका था, ठीक है, याद रखना। इसलिए पहेली भरते रहो, ये ब्रह्मास्त्र रहेगा आपके लिए, याद रखना। जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे तब अखबार की पहेली याद आएगी, आपको अखबार मिल जाए, ट्रेनिंग बाद में करूँ, पहले पहेली भर लूँ, ऐसी स्थिति होगी। बस ट्रेन में सफ़र कर रहे होंगे तो आप अखबार खोजोगे, ठीक है। तो एक बार कहीं भी मिले इसको रोजाना भरो, कैसे भी भरो, कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत ही तो भरेंगे, अगले दिन उत्तर आएगा, फिर भरना, ठीक है। तो तीन वेणियों का समूह, तीन वेणियों का समाहार, तिकोना, तीन कोनों का समूह, तीन कोनों का समाहार, तीन कोनों का समूह, तीन कोनों का समाहार। त्रिकाल, त्रिकाल, तीन कालों का समूह, तीन कालों का समूह, तीन कालों का समाहार। त्रिलोक,
त्रिलोक, तीन लोकों का समूह, तीन लोकों का समाहार, कुछ भी मिल सकता है। ये आपके वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द भी चल रहे हैं। वन वर्ड जो आपके सिलेबस में, याद रखना, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द हमारे सिलेबस में 2 3 4 उदाहरण तो पूछे ही जाएंगे। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, ऐसे ही आएंगे। तो ऐसे ही तीन कोनों का समूह ऐसे आपको दे दिया, तीन लोगों का समूह आपको दे दिया, फिर एक शब्द 4 ऑप्शन अलग अलग देगा, याद रखना। त्रिभुवन, तीन भुवन किसे कहते हैं? भुवन किसे कहते हैं? भगवान सबका भला करेगा। ये युग्म शब्द में पूछा जाता है। युग्म शब्द में पूछा जाता है। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द आपके सिलेबस में कम से कम 4 प्रश्न आएंगे। एक जैसे प्रतीत होने वाले शब्दों में अंतर होता है। हम बोलते हैं इसे समश्रुति भिन्नार्थक, सुनने में एक जैसे होते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। भुवन बोलते हैं संसार को, तीन भुवनों का समूह, तीनों लोकों का समूह। भुवन से अर्थ संसार, संसार से अर्थ यहां क्या है? लोक। ठीक है, ऐसे शब्द ऐसे चुपचाप लिख दिया करो। ये लिख दिया तो एक नया शब्द हमारे सामने आ गया, लिखकर कोष्टक में बंद कर कर कहीं भी चिपका दिया, ऊपर नीचे आगे जहां जगह मिली वहां। ठीक है, जिससे हमको इनका क्या है कि पर्यायवाची याद हो जाते हैं, ये हमको याद हो जाए। मैंने आपको बताया कभी कभी प्रश्न ऐसे भी आते हैं जो हमारी कॉपी में लिखे नहीं होते, लेकिन क्लास में उनकी चर्चा हो चुकी होती है, और उस समय उदाहरण हमको एग्जाम हॉल में मिलता है तो क्लासरूम का पूरा माहौल याद आ जाता है कि उस दिन ये चर्चा हुई थी और ये शब्द बताया था। ठीक है, त्रिगुण, तीन गुणों का समूह, तीन गुणों का समाहार, कुछ भी मिल सकता है, समूह भी मिल सकता है, समाहार भी मिल सकता है, दोनों का मतलब एक। कहीं किसी में भी सबका मतलब एक है। ठीक है, चौराहा, चार राहों का समूह, चार राहों का समाहार, किसी में भी हो सकता है। समूह और समाहार दोनों का मतलब एक होता है, ये आपको मिल सकते हैं। विग्रह से यहां से प्रश्न कम पूछे जाते हैं, विग्रह देकर प्रश्न कम पूछे जाते हैं। विग्रह तो पूछा जाता है, विग्रह देकर कम पूछे जाते हैं, क्योंकि विग्रह में हम इन दो शब्दों को देखकर आसानी से पहचान लेते हैं कि साहब ये तो दिगु का है, इसलिए विग्रह तो पूछा जाता है, विग्रह देकर नहीं पूछा जाता। ठीक है, चतुर्वेदी, चार वेदों का ज्ञाता, यहां होता है चार वेदों का ज्ञाता। चार वेदों का ज्ञाता, ध्यान दो एक बार। आज 10वीं पास कर लेना या बीए कर लेना आम बात है, कोई भी कर लिया करता है। ठीक उसी प्रकार वैदिक काल में एक वेद का अध्ययन आम बात हुआ करती थी, कोई भी कर लिया करता था। लेकिन जो व्यक्ति 2 वेदों का अध्ययन कर लिया करता था वह द्विवेदी, 3 वेदों का अध्ययन करने वाला त्रिवेदी, 4 वेदों का अध्ययन करने वाला चतुर्वेदी कहलाता था। आज ये गोत्र विशेष बनकर रह गया। हमारे पूर्वजों में से कभी किसी ने 4 वेदों का अध्ययन किया तो वह चतुर्वेदी, और उसके बाद उसकी जितनी संतति आई सब चतुर्वेदी हो गई, चाहे 4 वेदों के नाम नहीं पता लेकिन है चतुर्वेदी। तो आज ये क्या है? सिर्फ गोत्र विशेष, एक डिग्री विशेष लग गई है जो सबके पीछे चलती रहेगी। ठीक है, चौपाल, चार पालों का समूह, चार पालों का समाहार। पाल क्या होता है? पाल क्या होता है? पाल बोलते हैं बैठक को। ध्यान दो अब,
कोई समस्या ऐसी है जो हमारे गांव की नहीं है, आसपास के गांवों की भी है, ठीक है, फिर चौपाल बैठाई जाती है। और ये अधिकांशतः बरगद के पेड़ के नीचे हुआ करती थी, जिसमें चारों दिशाओं के पंच आकर मिलकर बैठ जाया करते थे और उस समस्या का समाधान ढूंढा करते थे, खोजा करते थे, वो चौपाल होती थी। ठीक है, बरगद का पेड़ जो सबसे अधिक छाया देता है, तो चारों दिशाओं के पंच आकर वहां बैठ गए। आजकल ये नहीं रहा। ये दूसरी बात है कि आजकल ऐसा नहीं होता, घर में घर के सदस्य से नहीं पूछते, दूसरे गांव से पूछने तो जब जाए। आज स्थिति ये हो गई। तो चार पालों का समूह समाहार, ठीक है, बैठक को बोलते हैं समस्या के समाधान के लिए। ये चारों दिशाओं से पंच आकर जब बैठ जाया करते थे तो वह चौपाल बन जाया करती थी। ठीक है, चवन्नी, चार आनों का समूह, चार आनों का समाहार। चवन्नी, चार आनों का समूह, चार आनों का समाहार। आना कितने होते हैं? आना कितने होते हैं? 16। 16 आना खरा सोना है, 16 आना सत्य आपकी बात। एक आने में पैसे कितने होते हैं? 8 आने में पैसे कितने होते हैं? 50। 4 आने में 25, 2 आने में 12.5, एक आने में 6.25। आपसे अच्छी मैथ तो मेरी है। हिसाब लगा लेता हूँ, 92 के बाद उठाकर नहीं देखी थी। 92 में 10th किया था, उसके बाद कोई काम नहीं है। आधे से ज़्यादा छात्र अस्तित्व में ही नहीं थे। ठीक है, तब भी आज तक हिसाब लगा लेता हूँ। सीख जाना, नहीं तो बजरी का ट्रक पकड़ेंगे तो कोई कुछ भी दे जाएगा। तो हिसाब जरूरी है कि हाँ साहब इतने % तो बनता है। ठीक है, तो चार आनों का समूह, चार आनों का समाहार। चौमासा, चार मासों का समूह, चार मासों का समाहार। 4 महीनों का समूह, 4 महीनों का समाहार। कई गाइड इसे अभी भी बहुबरी में रखती हैं, दिगु में। कौन से 4 महीने? बरसात के 4 महीने। बरसात के 4 महीनों को ही चौमासा क्यों कहा जाता है? गर्मी के भी 4 महीने, सर्दी के भी 4 महीने, बरसात के भी 4 महीने, फिर बरसात के ही 4 महीनों को चौमासा क्यों कहा? फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर इंटरव्यू में यह प्रश्न पूछा गया था कि बरसात के 4 महीनों को ही चौमासा क्यों कहते हैं। विश्व का सबसे मूर्ख प्राणी आपके पड़ोस में, आप उसे समझा सकते हैं। अब वो भी सोच रहा है अभी सर बता देंगे जबरदस्ती, है ना, तो वो भी यही सोच के बैठा है। ये याद रखना, इसलिए ध्यान दो। प्रश्न था कि बरसात के 4 महीनों को ही चौमासा क्यों कहा जाता है, और इंटरव्यू में तो आमने सामने होते, वहाँ जवाब बनता है, नहीं तो सॉरी बोलो आगे निकलो। दो ही तरीके, या तो सॉरी बोलो या जवाब दो। तो हिंदू संस्कृति के अनुसार जितने भी त्यौहार होते हैं अधिकांशतः इन्हीं 4 महीनों में आते हैं। प्राचीन काल में इन्हीं 4 महीनों में पुरुष घर रहता था, बाकी के 8 महीने कमाने के लिए बाहर जाता था, और जैसे ही सावन का पहला बादल देखता अपने घर आ जाता था, और दिवाली पूजन के बाद फिर चला जाया करता था। मेघदूतम में कालिदास ने खुलकर इसका वर्णन किया है। कालिदास के द्वारा लिखा गया एक खंड काव्य मेघदूतम, MA प्रीवियस संस्कृत राजस्थान यूनिवर्सिटी में चलता है, और फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर इंटरव्यू में ही, संस्कृत इंटरव्यू में ही ये प्रश्न पूछा गया कि बरसात के 4 महीनों को चौमासा क्यों कहते हैं। ये नहीं साहब पानी चुचाता रहता है, टपकता रहता है, कीचड़ हो जाती है, देव सोने चले जाते हैं। देव सोने जाते हैं क्या? देव सोने चले जाते हैं, बरसात होती है तो भी नहीं जगते हैं, वो टपकता है। वो सब वाटरप्रूफ मकान बना के रहते हैं, इसलिए पानी का कोई असर नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। तो जितने भी तीज त्यौहार होते हैं होली को छोड़कर सभी उन्हीं 4 महीनों में आ जाया करते हैं, इसलिए इन्हें चौमासा कहा जाता है। चतुष्पदी, 4 पदों का समूह, 4 पदों का समाहार। 4 पदों का समूह, 4 पदों का समाहार।
चौकोर, चार कोनों का समूह, चार कोनों का समाहार, चार कोनों का समूह, चार कोनों का समाहार, पंचवटी, पंचवटी, पांच वटों का समूह, पांच वटों का समाहार। वट बोलते हैं वर्गत को, ठीक है। पांच वटों का समूह, पांच वटों का समाहार। वट बोलते हैं वर्गत को। पंजाब, पांच नदियों का समूह, पांच नदियों का समूह। पंच प्लस आव, आप बोलते हैं पंच प्लस आव, आप बोलते हैं, आप कैसे कहते हैं? आप बोलते हैं उपजाऊ भूमि को, और ये नदी के किनारों पर पाई जाती है, इसलिए इसका विग्रह होता है पांच नदियों का समूह, पांच नदियों का समाहार। उपजाऊ भूमि जो होती है ये, और ये पंजाब जो है, इसमें पांच नहीं, नदियों तो होती हैं छह, लेकिन उनके बीच का जो भाग होता है वो पांच होते हैं, इसलिए पांच नदियों का समूह, पांच नदियों का समाहार कहलाता है। कई गाइड इसे बहुबरी में भी लेकर गई, लेकिन नहीं होता है, होता सिर्फ दिगु में है, ठीक है। पांच नदियों का समूह, पांच नदियों का समाहार। पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समूह, पांच तंत्रों का समाहार। समूह समाहार दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। पंचरंगा, पंचरंगा, पांच रंगों का समूह, पांच रंगों का समाहार। एक उदाहरण और आता है, तिरंगा, तीन रंगों का समूह, तीन रंगों का समाहार, तिरंगा। दिगु का उदाहरण होता है, और कई बहुबरी में ले जाकर विवाद भी करा देते हैं। तिरंगा हम कहते हैं साहब हमारा, इसलिए साहब अद्वितीय हो गया, कहाँ गया बहु। तिरंगा में रंग कितने होते हैं? हाँ देख लो, हिंदुस्तान ही एक मत नहीं है, तिरंगे पर एक मत नहीं है, कैसे काम चलेगा? ठीक है, याद रखना, एक चक्र भी होता है उसमें, तीलियां होती हैं 24, ठीक है। तो ऐसे तो जाता कहाँ है? दिगु के अंतर्गत। ऐसे पांच रंगों का समूह या समाहार। पंचपात्र, पांच पात्रों का समूह या समाहार। हाँ, आज भी तो पांच बर्तन ही दिए जाते हैं, ठीक है। चम्मच भी आती है उसमें खाने के लिए, विडम्बना है ये कि चम्मच से भी खाना पड़ रहा है ना, ध्यान दो। पंसेरी, पांच शेरों का समूह, शेर बोलते हैं किलो को, शेर बोलते हैं किलो को। पांच शेरों का समूह, पांच शेरों का समाहार। वो शेर दूसरा है, याद रखना। 5 किलो का समूह, 5 किलो का समाहार, पंसेरी। पंचामृत, कौन सी संधि? कौन सी संधि? दीर्घ संधि।
पांच अमृतों का समूह, पांच अमृतों का समूह। संधि में बताए थे क्या क्या था पंचामृत में? दूध, दही, घी, गंगाजल, पानी के स्थान पर गंगाजल, और शहद। शहद के स्थान पर शक्कर भी हो सकता है मीठे के लिए, ठीक है, शक्कर भी हो सकता है। बच्चों के जब दांत निकलते हैं तो माताओं द्वारा पंचामृत कराया जाता है। आज शहद चटाकर काम निकाल लें, ये बात दूसरी है, ठीक है। पंचामृत, पांच अमृतों का समूह या समार। षड ऋतु, षड ऋतु, छह ऋतुओं का समूह, छह ऋतुओं का समाहार, छह ऋतुओं का समूह, छह ऋतुओं का समाहार, छह ऋतुओं का समूह या समाहार, कुछ भी मिल सकता है। षण्मास, षण्मास, कौन सी संधि? षट प्लस, लिखा रखा था मैंने, छह मासों का समूह, छह महीनों का समूह, छह महीनों का समाहार, और ऐसे लिख सकते हैं। यह तत्सम होता है, वो तद्भव होता है। यह तत्सम होता है, यह तद्भव होता है, ठीक है। छह मासों या महीनों का समूह, छह मासों का समाहार, षडगुण, षडगुण, छह गुणों का समाहार, छह गुणों का समूह, छह गुणों का समूह, छह गुणों का समाहार। षडभुजा, छह भुजाओं का समूह, छह भुजाओं का समाहार, छह भुजाओं का समूह, छह भुजाओं का समाहार। सप्तर्षि, सप्तर्षि, सात ऋषियों का समूह, सात ऋषियों का समूह, सात ऋषियों का समाहार, सात ऋषियों का समूह, समाहार। संधि, कौन संधि? गुण संधि। गुण संधि की पहचान ए ओ की मात्रा या फिर आधा रह आता है। सप्ताह, सप्त का अर्थ होता है सात, अहन बोलते हैं दिन को, ठीक है। सात दिनों का समूह, सात दिनों का समाहार, सात दिनों का समूह, सात दिनों का समाहार। सतसई, सतसई, 700 दोहों का समूह, जबकि दोहे का इसमें अर्थ नहीं लिखा है। सत, सात, सही, सौ, ठीक है। 700 दोहों का समूह, 700 दोहों का समाहार। किसने लिखी? बिहारी जी ने। सतसई के दोहे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर।
ये गागर में सागर भरते थे और निकल जाते थे। यानी बहुत सामान्य सी बात बोलते थे, सामने वाला अर्थ खोजता रह जाता, क्या कह गए पता ही नहीं चला साहब। क्या हो गया? क्या रहा है? क्यों? 700 दोहों का सम, कितने दोहे हैं इसमें? सतसई में 713, 713, लेकिन कहा जाता है सतसई। ठीक है, राउंड फिगर में। सतरंग, 7 रंगों का समूह, 7 रंगों का समाहार। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह, 8 अध्यायों का समाहार। किसने लिखी? पाणिनि व्याकरण अष्टाध्यायी। पाणिनि अपने समय के सबसे मूर्ख छात्र हुआ करते थे, रोजाना पिटते थे। एक दिन तो गुरु ने यह कहकर आश्रम से बाहर निकाल दिया कि बेटा तुम्हारे हाथ में पढ़ाई की रेखा नहीं है, तुम पढ़ ही नहीं सकते। बालक बाहर जाता है, एक पत्थर उठाता है, हाथ पर खूब सारी रेखाएं बनाता है, फिर गुरु के पास जाता है, गुरुदेव क्या वह रेखा बन गई? इसके बाद गुरु ने उनको जो उपदेश दिए उनके दिलो दिमाग पर इस कदर घर कर गए कि अष्टाध्यायी लिख डाली। इसी व्याकरण को आज हम अपनी सुविधा अनुसार, सिलेबस के अनुसार तोड़ मरोड़ कर पढ़ रहे हैं। ठीक है, संस्कृत जिसके विषय में कहा जाता है देवताओं के भी समझ में नहीं आती, जबकि वास्तविकता तो यह है कि मूर्खों के भी समझ में आई थी। दूसरा बड़ा उदाहरण मिलता है कालिदास, अपने समय के सबसे मूर्ख व्यक्ति, पेड़ की जिस डाली पर बैठे उसी को काट रहे हैं, सभी ऐसा करते हैं, लेकिन वो उस दिशा में बैठे थे जिधर से डाली गिरने वाली थी। और संस्कृत साहित्य को जितना दिया आज तक कोई नहीं दे सके। श्रेष्ठतम कवियों में उनकी गिनती होती है। आपने एक पंक्ति पढ़ी थी, कालिदास को शेक्सपियर भी कहा जाता है। शेक्सपियर पहले आया था कि कालिदास? कई सौ साल पहले। इसके बावजूद ही कालिदास को ही शेक्सपियर का, शेक्सपियर को कालिदास नहीं कहा कभी। क्यों? आज भी विकसित देशों द्वारा हिंदुस्तान को हीन दृष्टि से देखा जाता है, एक ऐसा देश जो लगभग सबसे ज़्यादा गुलाम रहा था। नहीं तो हम और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आज भी पूरे विश्व में 35 से 40% वैज्ञानिक अकेले भारत के, अकेले भारत के ही सबसे ज़्यादा। फिर भी स्थिति यही है। नहीं तो जितने भी वैज्ञानिक, जो कुछ चल रहा है सब कुछ इंडिया से ही निकल के जा रहा है और सब वैदिक से ही चल रहा है, उन्हीं के आधार पर सब तरक्की हो रही है। तो 8 अध्यायों का समूह किसने लिखी? पाणिनि ने। अष्टभुज, 8 भुजाओं का समूह, 8 भुजाओं का समाहार। दोनों में से आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है। हटा दूं? अठवारा, 8 वारों का समूह। वार बोलते हैं दिन को, वार बोलते हैं दिन को। 8 दिनों का समूह, 8 दिनों का समाहार। हाट जो लगती है, ठीक, आज भी लगती है। सोमवार को यहाँ, मंगलवार को यहाँ, बुधवार को यहाँ, अलग अलग जगह, जहाँ सारा सामान सप्ताह भर का ले लिया जाता था। ऐसे गाँव में पहले लगते थे। ठीक है, और सारा सामान जो शहर से आता था 1 सप्ताह की पूर्ति करता था, आगे निकलते थे। अष्ट धातु, 8 धातुओं का समूह। आठ धातुओं का समाहार।
8 धातुओं का समूह, 8 धातुओं का समाहार, नौगांव, नौ गांवों का समूह, नौ गांवों का समाहार, सब में नहीं होती, जिन शब्दों में होते हैं वो अलग अलग है, ऐसा नहीं। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, 9 ग्रहों का समाहार, नव का अर्थ 9, नव का अर्थ नया भी होता है। अब आप इसका विग्रह, नया है जो ग्रह, कर्मधारय में जाता है, बहुब्री में नहीं, कर्मधारय में। नव का अर्थ होता है नया, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। ग्रह कैसा है? नया, नवग्रह। तो 9 ग्रहों का समूह होगा किसी में? देगू में। विग्रह अगर वो दे रखा है 9 ग्रहों का समूह, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? नया है जो ग्रह, विग्रह दे रखा है तो हम कर्मधारय में पहुंच जाएंगे। ठीक है। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समाहार, 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समाहार, नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह, 9 रात्रियों का समाहार, कुछ भी हो सकता है। ये शब्द आता है शब्द शुद्धि में, याद रखना। ये समास से ज्यादा शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। याद रखना, नवरात्र शब्द होता है, नवरात्रा, नवरात्रि, नवरात्रे कुछ नहीं होता। शुद्ध जो शब्द होता है वो यही होता है, नवरात्र। ये शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। हम बोलते हैं नवरात्रा, नवरात्रि, नवरात्रे, कुछ भी नहीं होता। ठीक है। ये शुद्ध, ये मिलके लिखा जाता है नवरात्र। ठीक है। तो नवरात्र शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। शताब्दी, शताब्दी, शत का अर्थ होता है 100, अब्द बोलते हैं वर्ष को। 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समाहार, 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समाहार। सत सही, ये तो लिख दिया ना। 700 दोहों का समूह, 700 दोहों का समाहार। अब देखो एक एक टिप्पणी आई, सब कोरोना महामारी के बाद कोचिंग क्लास बंद हो सकती हैं, इसलिए सब कोर्स जल्दी जल्दी कराओ। अरे ऐसा नहीं, अब इतना, अब तो वैक्सीन लगने लग गई है ना, और जल्दी भी है ना। अरे आप बहुत पहले चल रहे हो, ये याद रखना। आप बहुत पहले चल रहे हो और चलते ही रहोगे। बस इतना याद रखना कि देखो, अगर आपको लगता है कोरोना महामारी और फिर 10 महीने की छुट्टी होती है, फिर 10 महीने की छुट्टी होती है होली के बाद, जैसे पहले हुई थी, तब भी आप बहुत आगे। ये याद रखना, आप सबसे पहले जग गए थे, ये अच्छी बात है। अब वैसे भी वैक्सीन वगैरह आ गई, पहले जैसा खौफ है क्या? नहीं, कुछ नहीं है। तो ये सब कुछ सिलेबस अभी आपके, देखो मैं बता दूं, हिंदी व्याकरण में 4 बिंदु होते हैं महत्वपूर्ण। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये 4 पिलर होते हैं पूरी व्याकरण के। ये 4 पिलर होते हैं। 5वां एक बिंदु था वर्ण, जो नींव होती है, जिसकी मैंने चर्चा आपसे की थी। बाकी के 4 बिंदु संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये 4 पिलर होते हैं। इनको खड़ा करने में समय लगता है। इसके बाद तो दीवारें हैं जो फटाफट खड़ी होती हुई चली जाएंगी। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय 2-2 घंटे में, 1-1 घंटे में होते चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। एक दिन अनुपस्थित रहा साहब, वही अगले दिन कहेगा साहब ये बिंदु तो आपने कराया ही नहीं था।
क्योंकि फिर छोटे छोटे से बिंदु आपके सिलेबस में ऐसे भी बिंदु 1 घंटे और 2 घंटे में पूरे हो जाएंगे और पता ही नहीं चलेगा साहब कब पूरे हो गए। ठीक है, लेकिन प्रश्न वहां से बराबर पूछे जाते हैं और वो ऐसे बिंदु होंगे कि पलक झपकी सब खत्म। तो वहां बिना पलक झपके आपको लगातार रेगुलर रूप से चलना पड़ेगा। उस समय जब मैं आपको कराऊंगा सिर्फ संज्ञा कराऊंगा, अब संज्ञा में कराऊंगा, मेरा काम 35 मिनट का होगा उसे समझाने का। बस 35 मिनट में आपकी संज्ञा ऐसी हो जाएगी, कोई भी उदाहरण कभी भी पूछो गलत नहीं होगा। लेकिन यदि आप 35 मिनट में 1 मिनट के लिए भी इधर उधर हो गए कि शरीर तो यहीं रखा है, होता ना कभी कभी ऐसी स्थिति है, शरीर तो यहीं रखा है लेकिन देख पड़ोसी को रहते वहां गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो एग्जाम हॉल में पड़ोसी नहीं दिखता है। ये याद रखना, एग्जाम हॉल में पड़ोसी और पन्ने नहीं पाए जाते हैं, वहां आपको खुद ही करना पड़ेगा जो कुछ करना पड़ेगा। तो उस समय आपका खूब जल्दी जल्दी सिलेबस होगा। 4 बिंदु हैं, ये आराम से हो जाए। इन 4 बिंदुओं के ऊपर सब निर्भर है। इनमें ही आपके संधि चल रही, समास चल रही, विलोम सब इनमें ही घूमते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आपकी प्रक्रिया आ जाएगी छोटे छोटे में। एक घंटे में एक बिंदु ऐसा समझाऊंगा जिसमें से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी अटपटा लग रहा है, जब पढ़ाऊंगा तब गर्दन हिलेगी कि हाँ साहब पूछे जाएंगे। गिनाऊंगा, आपसे ही गिनवाऊंगा, मुझे तो गिनती आती नहीं, मुझे तो जोड़ना भी नहीं आता, तब मैं आपसे ही करवाऊंगा कि हाँ कितने कितने हुए। ठीक है, ये आप याद रखना। बहुब्रीहि समास, समास खत्म होंगे तो पूर्व सूचना है आपके पास, याद रखना। समास जब खत्म होगा तो टेस्ट होंगे। ठीक है, ये याद रखना। संधि के दो टेस्ट हो गए ना, चलते रहेंगे और कितने हो जाएंगे आगे। अभी तो शुरुआत हुई है आपकी। ठीक है, तो इसके भी टेस्ट आपके सामने आएंगे। और टेस्ट पर अभी ये खत्म नहीं हो रहा है, अभी ये चलेगा, थोड़ा सा बड़ा है। ये खत्म होने के बाद समास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिनके होते हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। तो इस समास को मैं अगली क्लास में शुरू करूंगा, आज नहीं करूँ। हेलो। अरे आपकी क्लास नहीं है अभी, ठीक है? 12 बजे तक ही थी।